हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, व्यंजन के बारे में बताऊंगा। ये वर्णमाला का दूसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है दोस्तों? वर्णमाला का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं और उसमें दोस्तों क्या है, स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर हैं और आप ये कंप्लीट नोट्स है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कंप्लीट नोट्स है ये। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको पढ़ने की कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में से ही सब कुछ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेपर पेन कॉपी रजिस्टर लेकर बैठिए। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब इसकी हेल्प से, स्वर की हेल्प से क्या है, व्यंजन का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, व्यंजन में स्वर लगता ही लगता है। मूल रूप से या परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, 33 होती है। ये संख्या आप याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पेपर में अगर आ जाए तो इस पर ही चिन्ह लगाना है। ठीक है दोस्तों, पूरे में कितनी होती है? टोटल वर्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं। उच्चारण के आधार पर तो 46 होते हैं, लेकिन क्या है, वो पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया गया कि वर्ड कितने होते हैं, कुल वर्ड कितने होते हैं, और भी कुछ भी पूछ दिया गया तो कितने, 52 वर्ड होते हैं। अगर सिर्फ उच्चारण आया तो 46 होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही स्वर है। स्वर पे आप 11 पर ही लगाना, 13 पर नहीं लगाना। ठीक है दोस्तों, 11 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन द्विगुण उच्छित व्यंजन डा और ढा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 35 होती है। कोई पूछ दे कि व्यंजन कितने होते हैं तो 35 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डा और ढा के बारे में हम लोग थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख विभिन्न अंगों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का स्पर्श करते हुए निकले, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी हम लोग कुछ भी बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, तो क्या है कि जो वर्ड है वो क्या है, हवा फेफड़ों से निकलती है। ठीक है दोस्तों, वर्ड फेफड़ों से निकलते हुए मुख से जब वो वर्ड निकलता है तो जो हवा निकलती है, बोलते टाइम जो भी वर्ड बोलते हैं उसमें हवा जो निकलती है वो कुछ अंगों से छूते हुए निकलती है। कौन कौन से हैं? कंठ है, तालु है। कंठ आपको पता ही होगा, गला हो गया। तालु मतलब ऊपर का हिस्सा जिसमें आपकी जीभ आराम कर दिया। ये भी आपके लिए एक नई नॉलेज होगी। ठीक है दोस्तों, जीभ कहाँ पे आराम करती है? ऊपर के तालु में। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। मूर्धा। मूर्धा एक तरीके का क्या है, ये दंतमूल है उससे पहले, और तालु से थोड़ा सा आगे आप जीभ फिरा के देखेंगे तो वहाँ पर मूर्धा आपको नज़र आएगा। थोड़ी सी खुरदरी टाइप की या सख्त सख्त चमड़ी होगी ऊपर। ठीक है दोस्तों, बस वही मूर्धा। और दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब ओंठ। ठीक है, का स्पर्श करते हुए निकले स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या 25 होती है। ये 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। 5 वर्ग में विभक्त होते हैं। कैसे होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये याद करना पड़ेगा। और देखते हैं इसमें क्या है। कंठ में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये नासिका है। ये वाले जो वर्ड हैं ये क्या है, नाक या नासिका से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सभी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ज़रूर। ये अब मैं बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ, एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, बिल्कुल गारंटी से है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये इसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे चा किस उच्चारण स्थान पे है? ठीक है दोस्तों, तो तालु पे है। टा किस पे है? मूर्धा पे है। इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये वाली, इनको क्या कहा जाता है? ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है, ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है, ये अल्पप्राण है। ठीक है दोस्तों, और ये पूरा का पूरा क्या है? ये नासिका है, यानी नाक से। ठीक है दोस्तों, पहले के 2 अक्षर, वर्ग के पहले के 2 अक्षर अघोष होते हैं। अघोष, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था, सघोष अघोष क्या होते हैं उसमें
स्वर में, ठीक है दोस्तों, कि घोष सघोष कितने स्वर होते हैं, तो सारे स्वर सघोष होते हैं, ठीक है। तो अघोष ये हो गए जिसमें कंपन ना हो, और सघोष होते हैं ये 3, ठीक है दोस्तों। ये पूरे 3 लाइन जो बनी हुई है ये पूरा, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये का चा टा ता पा, ये आपको एक तरीके से ट्रिक मिल गई है। का चा टा ता प, का चा टा तप से आप इसे कंठ तालु मूर्धा दंत ओट्स को याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं का चा टा ता प, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है। अल्पप्राण, अल्पप्राण वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम हवा निकले। अल्प प्राण, अल्प का मतलब ही कम होता है, ठीक है दोस्तों। प्राण का मतलब वायु होता है, ठीक है। तो वायु यानी कि हवा, जो भी सांस हम लोग लेते हैं वो, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम हवा निकले अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर, पहला तीसरा पांचवा अक्षर, जैसा कि इसमें है कौन सा दोस्तों, पहला तीसरा और पांचवा। अल्पप्राण, अल्पप्राण, ये वाला अल्पप्राण और महाप्राण, वो सॉरी दोस्तों अल्पप्राण, ठीक है दोस्तों। ये पहला तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण आपके हो गए। और महाप्राण कौन सा है दोस्तों, ये है और ये है, ठीक है दोस्तों। महाप्राण कौन सा, ये है और अघोष ये हैं और सघोष ये हैं, ठीक है। महाप्राण देख लेते हैं दोस्तों। महाप्राण, अल्पप्राण पढ़ लिया। महाप्राण मतलब महान, महा मतलब ज़्यादा, यानी प्राण मतलब वायु, बहुत ज़्यादा वायु, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा वायु, ठीक है दोस्तों। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक हवा निकले, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक हवा निकले महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर, कौन सा, दूसरा चौथा अक्षर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। अघोष, अघोष किसे कहते हैं देखते हैं दोस्तों। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष मतलब जिसमें कंपन ना हो, ठीक है दोस्तों। जब आप किसी भी वर्ड को बोलेंगे, जैसे आपने आ को बोला, ये तो मैं व्यंजन की बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहले 2 अक्षर, प्रत्येक वर्ग के पहले 2 अक्षर, ठीक है दोस्तों। तो अघोष क्या है, जैसे मान लीजिए का है, का एक अघोष है। का बोलेंगे तो आपके गले में किसी भी तरह का कंपन नहीं हो। बोल के आप खुद देखिए, का खा, का खा बोलेंगे, चा छा बोलेंगे तो आपको नहीं कंपन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। वही अघोष होते हैं। लेकिन अगर का खा के बाद गा पे आ गए, आप गा बोल के देखिए, आपका कंपन महसूस होगा। यही इसी को क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले 2 अक्षर हो गए अघोष और बाद के 3 अक्षर हो गए सघोष। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन हो सघोष यानी कि घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 अक्षर, अंतिम 3 अक्षर का खा गा घा गा घा ड़ा, ठीक है। ये आप बोलेंगे तो आपको कंपन महसूस होगा आपके गले में, ठीक है दोस्तों। अंतःस्थ व्यंजन देख लेते हैं दोस्तों। वे व्यंजन जो उच्चारण के बाद मुंह के अंदर ही रह जाते हैं अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। मतलब ये जो वर्ड होते हैं वो मुंह के अंदर ही बोल दिए जाते हैं, बस पता भी नहीं चलता, ठीक है दोस्तों। ये व्यंजन स्पर्शी तथा ऊष्म संघर्षी व्यंजनों के बीच स्थित होते हैं। यानी कि हम लोग स्पर्शी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग यानी कि ऊष्म संघर्षी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी के बीच में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंतःस्थ व्यंजन पढ़ रहे हैं। व्यंजनों के बीच स्थित हैं इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। देखिए इसमें कौन कौन से अंतःस्थ व्यंजन है, या रा ला वा, या रा ला वा। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, या तालु है, तालु मतलब ऊपर का हिस्सा जो सपाट होता है। रा मतलब मूर्धा होता है, रा मतलब मूर्धा होता है, ठीक है। ला मतलब दंत होता है। देखिए दोस्तों अगर पेपर में आ जाए ये दोनों कि ये इनका कौन सा उच्चारण स्थान है, तो यानी कि ये दंतमूल ही करना। दंतमूल यानी कि एक तरीके से मसूड़ा, ठीक है, दंतमूल ही करना, रा और ला, ठीक है। वा देखिए, वा क्या है, दंत ओष्ठ, ठीक है दोस्तों, दंत और ओष्ठ, वा क्या है, दंत ओष्ठ। तो इन दोनों, इन तीनों चारों को तो हम लोगों को समझ में आ गया। और ये क्या है, ये चारों के चारों सघोष हैं और चारों के चारों अल्पप्राण हैं, ठीक है। आप बोल के देखिए
ठीक है। सघोष मतलब इसमें कंपन होगा, या रा कंपन होगा। और अल्पप्राण मतलब अगर या बोल दिया ना तो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा बोलने से पहले, या बोल दिया ख़त्म हो गया। महाप्राण में क्या ज़्यादा थोड़ा सा लगाना पड़ता है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, या वा एक अर्ध स्वर है, ठीक है दोस्तों। ये कभी कभी व्यंजन बन जाता है, कभी कभी क्या स्वर बन जाता है। इसका मतलब बस यही है अर्ध स्वर का मतलब। रा क्या है, लुंठित वर्ड है, लुंठित वर्ड। ये जो लुंठित वर्ड है ना, ये क्या है मतलब ये इसका मतलब है कि जब आपकी जीभ लुढ़क कर आगे जाए, रा रा, आप रा बोल के देखो कि आपकी जीभ कैसा वर्क कर रही है, ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। लुंठ मतलब लुढ़क कर, ठीक है दोस्तों। ला पार्श्विक व्यंजन, ला एक ऐसा शब्द है जो पार्श्विक व्यंजन होता है। ये भी सारे इम्पोर्टेंट हैं जो ये वाला वीडियो है, इसी में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है दोस्तों। ला क्या है, पार्श्विक व्यंजन, ये भी पूछा जाता है। ला क्या है, ऑप्शन दे दिया जाएगा पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। तो पार्श्विक व्यंजन का मतलब होता है जब हवा जो है वो आपकी जीभ से बिल्कुल किनारे से होके निकल जाए, मतलब छू के निकल जाए, किनारे से होके निकल जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसे पार्श्विक व्यंजन, किनारे से होके निकल जाए, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। देखिए दोस्तों, ये क्या है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा मुख से घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी उत्पन्न कर दे, ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न कर दे, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। उस संघर्षी व्यंजन की परिभाषा भी बहुत ही ज़्यादा सरल है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। सा, शा, यानी कि इसे पढ़ें शा, सा, शा, सा, सा और हा, ठीक है। तो ये जो शा है ये तालु से होता है, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। सा दंत से है और शा मूर्धा से है और हा कंठ से है। कहाँ से, कंठ से है, ठीक है दोस्तों। तो जो का खा गा घा भी कंठ से है, तो ये भी आपका हा कंठ से है, ठीक है। ये तीनों ही सा अघोष है और महाप्राण है। अघोष मतलब जिसमें कंपन ना हो, महाप्राण जिसमें हवा ज़्यादा निकले। आप बोल के आप देख लीजिए, इसमें हवा ज़्यादा निकलेगी, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा प्राणवायु आपकी खर्च हो जाएगी, ठीक है। और हा जो है वो सघोष है और महाप्राण है, महाप्राण ज़्यादा हवा वाला, ठीक है। और सघोष, इसमें हा बोलने पे आपको कंपन महसूस होगा, इनमें कंपन महसूस नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। उच्चिप्त द्विगुण व्यंजन, उच्चिप्त द्विगुण व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए, ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए, उच्चिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ये हिंदी की नवीन ध्वनियाँ या वर्ण अक्षर हैं, ठीक है दोस्तों। ये वर्ण, सॉरी दोस्तों, इसमें संस्कृत है, कुछ गलत हो गया था इसलिए संस्कृत, ये वर्ण संस्कृत वर्णमाला में नहीं है, संस्कृत वर्णमाला में नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये कौन कौन से वर्ण होते हैं, ये दो वर्ण डा और ढा, डा और ढा हैं, ठीक है दोस्तों। डा और ढा, इसमें बिंदी होती है, डा और ढा, यानी कि ये दोनों ही मूर्धा हैं, सबसे पहले तो आप याद रखिए, ठीक है। ये दोनों ही सघोष हैं, ठीक है। और ये जो डा है ये अल्पप्राण है और ये क्या है, डा महाप्राण है, ठीक है दोस्तों। इसे और अच्छे से समझें। इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि ये जो उच्छिप्त व्यंजन, जैसे ये डा, डा बना हुआ है, इसमें बिंदी नहीं है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे डा हम लोग बना देते हैं, ठीक है। ये डा इधर होता है और यहाँ पे डा यहाँ होता है, ठीक है दोस्तों, ये बिंदी यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है, ये डा और डा यहाँ पे आता है और ये ड़ा है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस पे आपको कन्वर्ट कर दिया, मतलब इस वाले पेज पे। तो डा और ढा और डा और यहाँ और डा, ये जो ये वाला, ये और ये और ये और ये, ठीक है। ये क्या है, इनसे कोई भी अक्षर की शुरुआत नहीं होती है, मतलब कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है इनसे। ये और ये, ठीक है दोस्तों। इनसे शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इनसे शुरुआत नहीं होती है। आप कोई भी सर्च करके देख लीजिए, इनसे शुरुआत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों।
इसमें इस तरीके से शब्द बनते हैं, जैसे ये डा और ढा है, इसमें क्या जैसे ये है सड़क, सड़क, ये बीच में आता है, ये शुरुआत में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मेंढक है, मेंढक, ढक। ठीक है दोस्तों, जैसे अब जैसे ढक्कन है, ढक्कन। ठीक है, ये शुरुआत में तो आया लेकिन यहाँ पे ये उच्छिप्त नहीं है, उच्छिप्त व्यंजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसे कई वर्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये इतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन क्या है ये शब्द नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, बस इतना आ सकता है कि कौन सा शब्द सही है गलत है, शुद्ध शब्दों में आ सकता है, लेकिन ये जो है ये उच्छिप्त व्यंजन आपको पूछा जा सकता है, क्या है, मुर्दा है, मुर्दा है, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट दोस्तों देख लेते हैं, पांचवा है संयुक्त व्यंजन। ये भी पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा था इस वीडियो में आपको सब कुछ इम्पोर्टेंट मिलेगा। वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये चार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। अब ये पूछा जाता है कि जो छा है वो किससे बनता है? छा है वो किससे बनता है? का से बनता है, नीचे हलंत लगा हुआ है, और सा से बनता है। ठीक है दोस्तों, त्रा किससे बनता है? ता से बनता है, राव से बनता है। ज्ञा किससे बनता है? जा से बनता है। ठीक है दोस्तों, और या से बनता है। ठीक है, स्रा किससे बनता है? सा से बनता है और रा से बनता है। ठीक है दोस्तों, जैसे छा है, छा को अगर इंग्लिश में अगर करेंगे के एस एच, ठीक है, के एस एच करते हैं तो ये के से शुरुआत होती है, इसकी क्या है, के से शुरुआत होती है तो के ही होता है, का। ठीक है, और सा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब त्रा यानी ता और रा, ता और रा। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में देख लो, इसे आप हिंदी में देख लो। ठीक है, ज्ञा को आपको याद रखना पड़ेगा। ज्ञा मतलब ज्या, जा और या। ठीक है, और स्रा, स्रा मतलब ये वाला सा है, दूसरा वाला सा नहीं है, ये आप याद रखना। स्रा, स, रा, रा। तो उसी तरीके से बस ये थोड़ा इंग्लिश में ये है, आप इसे तैयार कर लेना। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये आप पेपर पेन लेकर बैठिए, ये कंप्लीट नोट्स है। ठीक है दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।